जी जनाब, क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा लेक्चर जो है मैथ का है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सवालात मुझे सेंड किए हुए हैं। तो ये सवाल कुछ आज करते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट जनाब चेक कर लें कि आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है। बाद ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम। कंप्लीट सीरीज सीरीज का ये सवाल है जनाब। 3, 5, 10, 12, 24, 26 नेक्स्ट क्या होगा? एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर जनाब हम लिखेंगे 5, 5, 4, 9, 13 वाली म्यूट में कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले जनाब हम दो सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देता हूँ ताकि क्लास ज्वाइन हो जाए, ताकि वो उसके मुताबिक जाए। वाली म्यूट कर दें 15, 13, 11, 14 और 17 आगे क्या है? जी जनाब, चेक कर लें वाइट बोर्ड क्लियर है। बात ओके है, मैं आपको समझाना स्टार्ट कर दूं। अच्छा जी, पहला सवाल हमारे पास है 3, 5, 10, 12, 24, 26। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इन सवालात का जो पहले हमारे पास मौजूद होती है क्वांटिटी, उसको दूसरी क्वांटिटी के साथ करते हैं मवाद में। इसमें कितना डिफरेंस है? +2 करें तो 5 आता है। इसमें कितना डिफरेंस है? +5 का डिफरेंस है। इनमें कितना डिफरेंस है? +2 का। इनमें सॉरी, इसके और इसके अंदर जो है 2 का, और इनका आपस में जो है वो 12 का है। और इसी तरह ये वाला 2 का है। तो आप ये देखें 2 है, 5 है, 2 है, 12 है। तो 2 2 तो ठीक चल रहा है, लेकिन 5 और 12 वाला जो है ना, ये फर्क आ गया। इसका मतलब है इसको हम कहते हैं सिंगल का नहीं बन सकता, ये डबल का कहते हैं। डबल में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि जनाब कहीं के कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, कोई नंबर आपस में कोई डिफरेंस कोई ना कोई क्रिएट कर रहा होता है। अब देखें हमारे सामने क्या है कि अगर हम 3 के अंदर 2 जमा करें तो जवाब कितना आता है? 5 आता है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। इसी तरह 10 के अंदर 2 जमा करें तो 12 आता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। 24 के अंदर 2 जमा करें तो जनाब 26 आता है, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है। सवाल खत्म हो गया। जी जनाब, यानी कि पहला नंबर जमा होगा, दूसरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। पहला जमा, फिर अगला उससे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जमा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जमा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये सवाल जनाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस सवाल के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है? 5 और 4, 5 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं? 9। 9 के अंदर अगर 4 जमा करें तो 13 बनते हैं। 13 के अंदर 9 जमा करें तो जनाब 22 बनते हैं। 22 के अंदर 13 जमा करें तो 35 बनते हैं। 35 के अंदर 22 जमा करें तो कितना बनते हैं? 57 बनते हैं। ठीक है जनाब? जी जनाब, समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 15 15 15 में से 2 किया तो बाकी बच गया 13। 13 में से 2 किया तो बाकी बच गया 11। 11 में उसने क्या किया? प्लस कर दिया 3। 14 के अंदर भी +3। अब आगे क्या होगा जनाब? ये देखिएगा कि ये वाला जो है 17 है या 11 है? जिसने मुझे ये सवाल सेंड किया वो बताए। ये 17 लिखा हुआ है। अच्छा, 17 है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं है। तो हम जवाब कितना आता था इसका? इसका जवाब कितना आता था? -4 कैसे आएगा? ये देखे ना,
नहीं नहीं, -2 + 2 है। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, -2 है फिर +3 है, हो सकता है वो -2 और +3 से चलता रहे, ठीक है। इधर -2 है, -4 है, -4 वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा, इन दोनों में से होगा कि माइट भी पॉसिबल कि जवाब आपका ये भी हो सकता है कि फॉर नंबर वो अगला नंबर जो है +3 के साथ करे, +3 के साथ करे, फिर वो अगला -2 के साथ करे, -2 के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगला होगा -2, जवाब 15 होगा। 15 जवाब आता है, चेक करें। उसकी वजह यह है कि पहले जैसे -2 हो गया तो -2 हो गया, अब 3 की बारी आ गई, अब किसकी बारी, फिर -2 की बारी है। 17 में से -2 निकाला तो 15 जवाब। जी मारिज, ये जवाब आता है। आपने मुझे सवाल सेंड किए थे। यही सवाल, कौन से वाला? मैसेज करें व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज। अच्छा अच्छा जी बताएं। ठीक, अच्छा तो 1 मिनट। आप बताएं, आप बताएं फिगर, आप बताएं क्वेश्चन नंबर की। दोबारा यार ये बताएं। 11, 13, 19, 23, आगे क्या जवाब आ रहा है? 31 आ रहा है। ये सारे प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई भी मतलब टेबल जो है ना तकसीम नहीं होता, तो तरतीब के साथ प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें 11 के ऊपर कोई तकसीम होता नहीं होता, तो ये 31 आएगा उसके पास, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये 31 भी दिया होता, फिर आगे क्या था आप बताएं, जिन्होंने सवाल किया है। 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 33 पे तो 11 भी तकसीम होता है, 3 भी होता है। 37 है। अच्छा जी, सवाल लिखिएगा जनाब। 39 नहीं आएगा, 39 ऊपर 3। जी जी, x माइनस वाई का जो जवाब है वो है जनाब 6 के बराबर है। देन वो कहता है कि x प्लस वाई जो है हमारे पास 16 के बराबर है। तो देन आप ये बताएं कि x किसके बराबर है, y किसके बराबर है। x और y की कीमत हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अच्छा जी, इस सवाल के मुताबिक हमारे सामने अगर हम इसको ये लिख दें कि इक्वेशन नंबर ये 1 है, नहीं वो स्टिक लगी हुई थी, गिर गई है। मोबाइल पर चक्कर नहीं आया, आजकल तो बंदूक को चक्कर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें, नजर आ रही है?
अच्छा जी, सवाल हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक पर जो है जमा कर देंगे, सिंपल सिंपल जमा करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। ये एक एक्स और ये दूसरा एक्स कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया, बराबर है, जवाब कितना आ जाएगा, 22। तो x बराबर है 11 के जवाब, क्योंकि दो पर दो में तकसीम कर दिया। x किसके बराबर आ गया, x बराबर है 11। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें मर्जी ऐड करें, जवाब एक ही होगा। इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं x की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू 16। वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर दें, 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू 16, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू 5। तो ये जनाब हमारा जवाब आ गया, यानी x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 5। जी जनाब, बात क्लियर हो गई? एनीवन जिसको इसके ऊपर कोई समझ ना हो? अच्छा जी, इसके बाद लिखिएगा जनाब, मुझे किसने सेंड किया था? सारे करवा देंगे जनाब, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जनाब 5 6। अच्छा जी, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 रेशो x, 31 रेशो x प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास है जनाब 12 रेशो 20, 12 रेशो 20। फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। इस सवाल को जनाब बड़े सिंपल तरीके से किया जाता है, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता। इसमें क्या होता है कि रेशो जो होती है ना, रेशो होती है डिवाइड के बराबर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख दें 31/x लिख दें, प्रोपोर्शन होता है इक्वल के बराबर, और 12/20 लिख दें, तो ये भी एक ही बात है। जब आप इस तरह इजीली लिख सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो जनाब जवाब क्या आ जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाई 20 और 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। तो 31 को दरब देंगे तो ये बन जाएगा 620, और ये जनाब आ जाएगा 12x। तो 12 को जनाब दोनों साइड पे कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 12 12 से खत्म, बाकी x बच गया। हाँ जी, इसके ऊपर आप करेंगे, क्या जवाब आएगा, जी कितना आएगा, 18.6 आएगा। अच्छा जी, एक्स क्या आता है, नहीं नहीं, वो तो देखें ना, मेरी बात सुने, वो सवाल होता है, वो होता है इसका अपना, वो जो हम मालूम कर रहे होते हैं प्रोपोर्शन वाले, जिसमें वो मतलब है कि कंडीशनें लगाता है, ठीक है, डबल प्रोपोर्शन वाले, कंपाउंड प्रोपोर्शन वाले, वो सवाल होते हैं। ये सिंगल है, इसमें एक्स ऊपर नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा, नहीं एक मिनट, फिर हम 2 तकसीम करेंगे 3, तो ये आ जाएगा जनाब 155। जवाब इसका कम आता है, 5 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ 31 बार फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम मल्टीप्लाई करें 31 मल्टीप्लाई 12 तो 3 और 4 वाला नहीं, ये जवाब जैसा मैंने निकाला नहीं ये सही है, तो वो जवाब वहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका जवाब हमारे पास आ गया 155/3, ठीक है। तो 155/3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 5 के 15 और 3 एकम 3 पॉइंट और 3 6 बचेगा 6 आ गया, ठीक है ना, बल्कि 7 लगा। तो ये जवाब आता है। तो ये जवाब, इसके अलावा जो है ना सारे जवाब जो है गलत दिए हुए हैं। ये पेपर में जो सवाल दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है। वैल्यू उसने निकाली है 5। एक मिनट मुझे वैसे चेक करने दें। है ना 31/x। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने ये जो है ना जो जवाब निकाला ना, वो उस जवाब किस तरह निकाला है कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है ना वो गलत दी हुई है। ये 31 नहीं है, सिर्फ 3 है, ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है ना ये वाली ये 3 है। जब अगर 3 हम लगा दें फिर 5 जवाब आ जाता है। कैसे बोला कि ये देखें हमारे पास अगर 3 हो 3/x इक्वल टू 12/20, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाएगा, इधर 12x आ जाएगा, 12 को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। तो ये अब आप देख लें कि इसका मतलब ये वैल्यू गलत है, ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मैं देखता हूँ 1/3 + 1/3 किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके अंदर जनाब जब जहाँ दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 ही आएगा। 1 + 1 जवाब आ जाएगा 2/3। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, सवाल लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। सर ये सवाल और आगे सवाल लिखिएगा, 2 नंबर हु सम इज 67। 2 नंबर हु सम इज 67। दो नंबर हैं जिनको हम जमा करते हैं तो जवाब 67 है। एंड डिफरेंस इज इज 3। और अगर उनका डिफरेंस करें तो वो जनाब क्या आता है, 3 आता है। तो वो कहता है जी नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने तो ऑप्शन बता दिए, ऑप्शन में आपने बता देना कौन कौन नंबर होते हैं। ऑप्शन में जनाब 33 एंड 34 है, 35 एंड 32 है, 34 एंड 56 है। अच्छा जी, अब देखें इसके अंदर क्या है कि हम दो नंबर को ऐड करें तो ये जवाब आएगा, दो नंबर को इन दोनों में से माइनस करें तो ये जवाब आएगा। इजली हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल वैसे हल करना पड़ जाए हमें, फिर हम कैसे करेंगे।
ये देखें, एक नंबर को हम कहते हैं एक्स है, एक नंबर को कहते हैं वाई है, ठीक है। फर्ज किया, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, जवाब क्या देते हैं 67 आ जाता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को इन दोनों को जमा करते तो ये जवाब आता है, और अगर इन दोनों को माइनस करते जवाब 3 आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको जमा करते हैं तो यहाँ पे 2x आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 70, तो x बराबर है 35 के जवाब, ठीक है। x 35 के जवाब आ गया। और अगर हम y की कीमत निकालें, इनमें से ये दूसरी क्वेश्चन पे पुट कर देते हैं, 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 35, अच्छा जी, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस माइनस से खत्म, वाई इज इक्वल टू 32। अब ये देखें 35 और 32 आ गया, ये जवाब दोस्त हो जाएगा। इसमें कोई इतना वो मुश्किल वाला सवाल नहीं था जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जनाब 9, वो कहता है जनाब इन ए शार्ट कास्ट $20 एंड रिड्यूस 20%, हाउ मच विल बी द न्यू प्राइस। बताएं जनाब कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आज मैं गया हूँ शॉप पे, तो $20 की एक शर्ट आ रही है, उसके बाद गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो उन्होंने कहा जी अब ये 20% डिस्काउंट कर दिया। बताएं कितने पैसे कम हो जाएंगे। जी ओरिजिनल प्राइस है 20 डॉलर, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट एट 20%, ठीक है। अब हम इस 20 का 20% लेंगे, 20 ज़रा 20/100, ये से परे से खत्म, ये से परे से खत्म, 2 दूनी 4, तो 20 में से 4 निकालें, बाकी $16 बाकी क्या बच गया $16। तो हमारे पास जनाब दोबारा हम जो प्राइस हमें देनी पड़ेगी वो $16। जी जनाब, आप ऐसे किसी बंदे को ये 9 सवाल जो मैंने समझाए हैं समझ आए बता दें, इनमें से कोई सवाल आपको समझ ना आया तो अभी आप बता दें। वो ये कहना चाह रहा है आपको कि मतलब है कि मतलब जैसे आप कपड़े लेने जाते हैं, आपको उन्होंने कहा जी इसकी असल प्राइस जो है ना 20 रुपये है, वो कहते हैं जी हमने डिस्काउंट पे लगा दिया 20% आपको लेस है, तो 20 का 20% लेंगे तो 4 रुपये देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे तो बाकी 16 रुपये आपको देने पड़ेंगे दुकानदार को, ठीक है। जी रिमूव कर दो। अच्छा जी, एक सवाल इन्होंने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा जी। अच्छा जी, 1 + 1 बाई एक्स, 1 + 1 बाई एक्स का मतलब ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद दरमियान में कोई साइन नहीं है, उसके बाद फिर उसने लिखा है 1/1 डिवाइडेड बाई एक्स + 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद फिर जनाब ब्रैकेट है 1 + 1 बाई एक्स + 2, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद फिर भी है तीसरी वैल्यू भी है x + 1 + 1 x + 3, फिर ब्रैकेट क्लोज है।
तो जनाब दरमियान में जब यहाँ पे साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है आपस में, एनीवन, या ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने जनाब ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास असूल ही होता है कि हम पहले ब्रैकेट खत्म करें, ठीक है। तो ब्रैकेट खत्म करने के लिए हमारे सामने ये जो प्लस है इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये जनाब कितना जवाब होगा, ये x + 1 जवाब आ जाएगा हमारे सामने, कितना आएगा, x + 1/x। यानी इसका एक नई जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास x + 1 आ जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा जनाब x + 1। तो ये जवाब क्या हो जाएगा, x + 1 प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब हमारे सामने x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, x + 2, तो ये जवाब x + 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास x + 3 आ जाएगा। अगर कोई समझ ना आ रही हो तो ये कैसे एलसीएम आ रहा है तो आप बता सकते हैं। तो ये हमारे पास x + 3 + 1 आ जाएगा, x + 4 डिवाइडेड बाई x। देखे ना एलसीएम, x 1/1 है, 1/1 है, इधर भी 1/1 है। हमने एलसीएम लेना है 1 और x का, तो x आ जाएगा, एक भी साथ लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फॉर नंबर जैसे इसका आया है एलसीएम x/1 आ जाएगा। हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जवाब कितना आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जवाब वही आ जाएगा। इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे एक जवाब, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही जवाब। तो इस तरह आपने ये एलसीएम और ये सारे हल कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी समझ आ गई बात की नहीं आई? अच्छा जी, नहीं समझ आई, कौन सी बात समझ नहीं आई आपको? देखें ना मेरी बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल आपका सवाल है, मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, 1 + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं, 1 लगाएं या ना लगाएं वो 1 होता ही है। हम एलसीएम किसका लेंगे, इसका लेंगे और इसका लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x + 2 आएगा, ठीक है। कैसे आता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 1 लिखते हैं और इधर देखते हैं x + 2, एक के ऊपर एक का तो एक वैसे ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x + 2 करेंगे तो ये भी एक, ये भी एक, लिहाजा x + 2। इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे क्या जवाब आ जाएगा, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये x + 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई इस एक के साथ करेंगे जवाब आ जाएगा x + 2 प्लस इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे एक जवाब, एक को इस एक से मल्टीप्लाई करते एक जवाब। इसी तरह सारे आपने ऐसे करने हैं। आपको समझ आई? अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम जी जी मैं इस सवाल को हल कर लूँ। अच्छा जी, इस सवाल को मजीद हम कैसे हल करेंगे कि अगर हम इसको कट रही है। अच्छा जी, अब इसको हम ओपन करते हैं, वाले म्यूट रखें। अब हम इसको ओपन करेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई x + 2 डिवाइडेड बाई x। अच्छा चले, मैं आपको ना 1 मिनट रोक लिया। अच्छा चले ठीक है, मैं अभी मैं क्लास को ना, आपने एक काम करना है कि अच्छा जी, आप देखें हमारे सामने क्या है कि यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, इन दोनों का नीचे वाला एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ये आपको मैं यहाँ तक समझा चुका हूँ। अब देखें इस सवाल के अंदर ये देखें, जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जिस जगह पे मर्जी मौजूद होगा कर सकता है। ये x + 1 है, ये खत्म हो गया, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, खत्म हो गया। बाकी ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया x + 4। नीचे क्या बच गया, नीचे जनाब देख रहे हैं सिर्फ x बच गया। नीचे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। तो इसका जो जवाब आता है वो हमारे पास क्या जवाब आता है, जवाब भी यही आएगा जनाब। आई थिंक किस स्टूडेंट ने भेजा था, किधर गया सवाल, खुद से ने भेजा था।
हाँ जी, चेक कर लें कि ये जवाब आ रहा है x प्लस 4 बाई डिवाइडेड बाई ये जवाब आ रहा है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चलें जी, ये हमजा बशीर साहब हैं, इनको बड़ा जल्दी पड़ी हुई है। 11 सवाल ने भेजा कि ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक ए स्कोर 80 रन। बैट्समैन made 80 runs in 12th innings। 12th इनिंग या 12th मैच, यानी उसने पहले 11 मैच खेल लिए। उसका जो 11वां मैच था जनाब, उस 11वें मैच से 12वें मैच से पहले, एंड देयर बी इंक्रीज इन एवरेज स्कोर बाय 3। एवरेज इंक्रीज हो गई है 3 रन से, 3 रन से उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई। कब बना? इस 12वें मैच के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे सामने जनाब उसकी टोटल मैच कितने हैं। टोटल इस 12वें मैच के पहले कितने मैच खेले? 11 मैच खेले। इस 12वें मैच के बाद उसकी इनिंग जो है कितनी एवरेज बढ़ गई है? उसकी बढ़ गई है 3। टोटल कितने रन बढ़े? 36 रन बढ़ गए। ठीक है, अगर हमारे सामने उसकी 12वें मैच में अगर उसके जो है 80 रन हों, हम इसमें से 36 रन निकाल दें, बाकी कितने बच गए? बाकी 44 रन बच गए। क्योंकि हमने जो उसकी एवरेज बढ़ी है 3 रन बढ़ी है ना, टोटल 12 मैचों में। तो 12 मैचों के 3 रन के हिसाब से कितने रन बनते हैं? 36 रन। 36 रन अगर हम 80 में से निकाल दें, इसका मतलब है उसकी 11 मैचों की जो एवरेज है वो ये है, कितनी? 44। ठीक है, अगर हम ये कहें कि उसकी करंट एवरेज क्या है, तो 11 मैचों की एवरेज कितनी बनती है? 44 रन। और कितने रन बढ़ गए? मजीद 3, तो ये बन गया 47 रन एवरेज आफ्टर 12 मैच, 12 इनिंग्स। जी जनाब, समझ आई? कुछ नहीं है? जी जी, मैं रिवाइज करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है जिसने 11 मैच खेल रखे हैं। 11 मैच की उसकी जो एवरेज है ना, वो जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने 12 मैच खेला ना, उसमें उसने 80 रन बना लिए। उसकी जितनी भी एवरेज थी, उस एवरेज में 3 रन का इजाफा हो गया। लाइक दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 11 मैच खेल रखे हैं और 11 मैच में आपकी एवरेज आ रही है 40 रन, 11 × 40, इसका मतलब है आपने कितने रन बना रखे हैं? 440 रन। लेकिन वो कहता है कि जब 12 मैच खेला ना, तो ये 40 की बजाय ये कितनी हो गई है? 3 रन बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये 43 रन हो गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाई उसकी जो 12 मैचों में बढ़ी है, 12 मैचों में 3 रन बढ़ी है ना एवरेज, 3 कितने टोटल बनते हैं? 36 रन बने हैं। हम क्या करेंगे, उसकी जो करंट मैच है कितने? ये 80 रन है, 80 में से 36 निकालेंगे। इसका मतलब है इस 36 ऐड होने से पहले उसकी एवरेज आ रही थी 44 रन। जी समझ आ गया? उसकी 44 रन एवरेज आ रही थी। लेकिन जब उसने 12 मैच खेला तो उसकी 80 रन बना दी उसने, उससे उसकी 3 का इजाफा हुआ, तो 44 और 3 कितनी होती हैं? अब उसकी 47 की एवरेज है। यानी अगर सवाल ये आ जाए कि उसकी 11 मैचों की जो इनिंग्स है उसकी एवरेज बताएं तो 44, और अगर वो कहें कि 12 मैचों की एवरेज बताएं तो फिर आपकी बनेगी 47। जी जनाब, समझ आ गई? समझ आ गई ना? तो ये इस तरह मतलब सवाल हल करना होता है। तो आपको उम्मीद है कि ये सवाल समझ आ गया होगा। इसके बाद कौन सा सवाल आपने भेजा? हाँ जी, सवाल है कि जनाब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सवाल कर देता हूँ, इसको मतलब ज़्यादा लिखने की। इफ़ ए पर्सन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड पर्सन बी इन 6 days, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम जॉब, सेम वर्क। देखिए यहाँ पे आपने एक पहले समझना है वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जनाब एक बनानी है शॉप। क्या बनानी है? शॉप बनानी है। वो कहता है कि जनाब अगर ए बंदा काम करता है तो वो काम 12 दिन में खत्म कर देता है। तो बी ने भी सेम वही शॉप बनानी है। ठीक है, और बी करता है तो बी जनाब 6 दिन में खत्म कर लेता है। ये बताइएगा कौन सा बंदा ज़्यादा तेज काम करता है?
एनीवन? बी। वो ये कहना चाहते हैं कि तीसरी दुकान बनानी है, तो बताएं जनाब तीसरी दुकान के लिए वो कितने दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? थोड़े दिन में लगाएंगे ज्यादा? अब देखें ना, ये दोनों ने मिल के काम करना, ठीक है? किसने? ए प्लस बी ने। तो ये बताएं अब यहाँ पे दिन कितने लगेंगे, ये सवाल पूछा गया। अब आपको सवाल समझ आ गई पूछना क्या चाह रहा है? 9 डेज किसने कहा है? मुझे ये बताओ कि बी अकेले में 6 दिन में खत्म कर लें, जब उसके साथ ए भी आ जाएगा तो 6 दिन से काम नहीं लगेंगे, 9 क्यों लगेंगे? कॉमन सेंस से मतलब बंदा अंडरस्टैंड करे, इस 6 से भी काम लगेंगे। अब हम देखते हैं ये किस तरह लगेगा। चले वो 4 लगेंगे, 6 लगेंगे, जितने लगे हम देखते हैं। ए 1 डे, ए 1 डे वर्क, एक दिन का काम बनेगा 1/12। बी 1 डे वर्क 1/6। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1/12 प्लस 1 बटा क्या मतलब क्यों करते हैं, क्यों करते हैं या क्यों कहते हैं? आपका जो है, अच्छा जी चलो ठीक हो गया। मुझे ये बताओ आपकी जो है महीने की तनख्वाह है 3000 रुपये, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है? आप ये बताओ आपकी एक दिन की तनख्वाह कितनी बनेगी? आपकी जो है 30 दिन की सैलरी है जनाब 3000 रुपये, ठीक है? मैं कहता हूँ जनाब एक दिन की बताओ, आपकी क्या बनेगा? आपका जनाब क्या बनेगा? 1/3000। 2 दिन की तनख्वाह कितनी है? 2/3000। 3 दिन की 3 बटा, तो आखिर में क्या आ जाएगा? 30/3000। इसी तरह हमने कैपेसिटी निकालनी होती है काम की। भाई एक दिन वो कितना काम कर रहे हैं? 1/12। 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, 4 दिन में 4/12, 12 दिन में 12/12, यानी कि 12वें दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक दिन का निकालना है दोनों का, और फिर उस एक दिन का निकालेंगे इकट्ठा, फिर टोटल आ जाएगा। अब देखें हमारे सामने जनाब इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 12, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, जवाब कितना हो जाएगा? अच्छा जी जवाब हो जाएगा हमारे सामने 2 12 6 आ जाएगा। अच्छा जी ये जवाब आ जाएगा 3/12, ठीक। तो ये 3/12 कितने दिन का काम है? 3/12 कितने दिन का काम है? नहीं मेरा मतलब है कि और भाई एक दिन का है ना, ये देखें ना हमने एक दिन का नहीं जमा किया, बात समझ आ रही है ना? हमने ये किया एक दिन का काम। अच्छा अब हमने इसको मुख्तसर करना भी, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन का काम 1/4 है, तो 2 दिन का काम 2/4, 3 दिन का काम 3/4, 4 दिन का काम 4/4। इट मीन के 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म। जी जनाब समझ आई सवाल कितनी आई? ये सवाल समझ आ गई? मैंने ये कहा है आपको कि उसका एक दिन का काम हमने बताने पे, एक दिन में उसने इतना काम किया, उसका काम अगर वो 16 दिन में ख़त्म करेगा तो 1/16 एक दिन का आएगा, 2 दिन का 2/16, 3 दिन। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सब का काम लिखेंगे, एक दिन का निकालेंगे। एक दिन के लिए हम क्या करेंगे? 1/12 करेंगे और 1/6 करेंगे। उसके बाद इन दोनों का काम इकट्ठा होगा, तो इन दोनों का जो इकट्ठा काम आएगा वो एक दिन का आएगा। एक दिन का कितना है? 1/4। टोटल कितने दिन में खत्म होगा? 4 दिन। एक दिन का काम कितना है? 1/12। टोटल कितने में खत्म होगा? 12 दिन में खत्म होगा, ठीक है? यानी आपने इसको हल ऐसा कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। एक दिन का निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना भाई 10 फ्रूट जो है वो जनाब आते हैं 30 रुपए के, तो 5 कितने के आएंगे? तो पहले एक की निकालेंगे तो जवाब आएगा ना। जी समझ आ गई बात की जनाब?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जनाब 13। वो कहता है कि इफ ए, जी मैथ नहीं करना, मैंने सिर्फ मैथ करना है। इफ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड, अच्छा चलें रुके 2 मिनट। इफ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड 9 मंथ, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 360। अब देखें ये जनाब हमारे पास है कंपाउंड परक्वेशन का सवाल, ठीक है। तो हमारे सामने जनाब यहाँ पे आप लिखें रोड, किलोमीटर में लिखें और यहाँ पे लिखें डे, डेज नहीं मंथ। ये आसान सवाल है। वो कहता है 162 किलोमीटर का जो काम होता है ना, लॉन्ग रोड कंप्लीट होता है 9 मंथ। वो कहता है जी अगर रोड की लेंथ 306 किलोमीटर हो तो कितने मंथ लगेंगे। यहाँ बराबर का निशान लगा है, x/9 आ जाएगा, ठीक है। 162 किलोमीटर 9 महीने में कंप्लीट होता है। यहाँ पे किलोमीटर बढ़ गए हैं, यहाँ मंथ बढ़ेंगे कम होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, एनीवन ज़्यादा लगेगा तो कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट। तो कितना जवाब आ जाएगा 306/162, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज़रा 9 कर देंगे, इधर भी ज़रा 9 कर देंगे, जवाब x आ जाएगा। अच्छा जी 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, बाकी बात गया 7 9 18 18 जनाब जवाब 306/18 करें तो 18 एकम 18, बाकी 12 बच गया 126। 18 को जनाब आप ज़रब दें 7 के साथ, जवाब आ जाएगा 306। 18 को 17 के साथ जवाब दें 306 जवाब आता है। तो ये इसका मतलब है 17 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होते हुए। जी जनाब समझ आ गई। एक 162 किलोमीटर लंबा रोड 9 महीने में कंप्लीट होता है। 306 किलोमीटर का रोड जो है वो कितने महीने में कंप्लीट होता है, ज़्यादा महीने में, ठीक है। हाँ यार देखो ना, मैं इसका रूल होता है, ये कोई मतलब किसी प्राइस थोड़ी निकालनी है, भाई उसको एक की निकालेंगे तो एक में निकाल जाएगा वर्क, ठीक है। ये तो प्रपोर्शन का सवाल है, कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन इसमें निकालते हैं, ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं ना वो तो जनाब वाला वो सवाल है ना, वो क्या कहते हैं अपना हमारे सामने जिस तरह किसी चीज़ की प्राइस निकालनी है वो वाला सिस्टम होता है। समझ आ गई बात की। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर जनाब 13, ये सवाल इसके बाद एक और टॉपिक करेंगे, ये आखिरी सवाल है, ठीक है। अच्छा जी इफ m/n इज इक्वल टू 3/2, देन वो कहता है कि जनाब 4m + 5n रेशो 4m - 5n मालूम करें। तो ये सिंपल सवाल है कि आप वैल्यू पुट करें। ये देखें m इसके बराबर है, n इस 2 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे सामने जनाब 4m है ना, 4 × 3 + 5 × 2 रेशो 4 × 3 - 5 × 2, तो ये 12 + 10, 12 - 10। अच्छा जी हमारे पास ये जवाब कितना आ गया, 22/2, 22/2 आ गया। जवाब कितना आ जाएगा, 11/1। जी जनाब समझ आ गई जवाब की। चलें जी अगला सवाल जो आपने मुझे भेजा वो मैं थोड़ा सा करके फिर समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी जी जनाब इसका मैं स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कि हम कल भला क्या चीज़ पढ़ रहे थे, यमन के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा है। यमन के जो हौसी बागी हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आपको जनाब वो
यमन शुरू किया था, फिर लेक्चर ख़त्म कर दिया था, याद रखना है। पढ़ा नहीं था लेकिन शुरू कर लिया था ऐसे। नहीं, मुझे याद है यमन को जस्ट हमने शुरू किया था और उसके बाद हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। हैरानगी की बात तो यह है कि आपको भी याद नहीं है। चलो उस्ताद तो किया गुजरा है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा याद। मेरी बात सुने, वो पता नहीं चला, वो मैं बताता हूँ कि हमारा नेट का खत्म प्रॉब्लम आ गई थी। नहीं, अभी तो शुरू नहीं किया था ना उसको, जस्ट ऐसे यमन की हेडिंग डाली थी। अच्छा जी, यमन का कैपिटल और जो करेंसी है वो हमने लिख ली थी। एक बंदा मुझे ये बता दे कि यमन की एक न्यूज़ एजेंसी है, क्या नाम है उसका? ठीक हो गया। सिविल वार की हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, सिविल वार। जी बिल्कुल, ये हुकूमत और हौसी बागी, हौसी बागियों के दरमियान चल रही है, हौसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बोला? HOUTH, हौसी ट्राइब, ये इनके दरमियान हुकूमत। ये चाहते हैं कि जनाब हमें जो है ना हुकूमत खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये जनाब अपना अलहदा वतन मतलब है, और इसको जो है ना ईरान सपोर्ट कर रहा है, इनको हौसी बागियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। इसके बोर्ड आपको जैसे इतना पता होना चाहिए। यमन की न्यूज़ एजेंसी है जनाब, उसका नाम है जनाब सबा, ठीक है। सना और सबा, सना जनाब उसका कैपिटल है, सबा जनाब उसका जो है वो क्या कहते हैं कि, नहीं यार सबा तो उसकी है शाम की, नहीं वो मैंने आपको बताऊं, एक मिनट। ठीक हो गया। ये जनाब आपको मैं बता दूं कि इसका मैंने बताया था स्टूडेंट को, भाई ये दोनों जो है ना वो सिस्टर हैं, ठीक है। मतलब एक कैपिटल में रहती है और एक जो है उनके जहाँ पे ख़बरें चलती हैं वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट जो है इसको किसके ऊपर, नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि ये मुनासिब रखे जाते हैं उनके नाम के साथ। जैसे अब हम ये कहें जी इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद क्यों है, तो ये ऑलरेडी पहले मौजूद होते हैं किसी वजह से। यहाँ पे जो है वो क्या नाम था उसका, क्वीन सबा जो थी, क्या नाम था उसका, वो जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में होती है क्वीन सबा, ये उसका मुल्क है, इसलिए इसका नाम सबा है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे जनाब लिखिएगा, आप हेडिंग डालिएगा इसकी भला, ओमान की। ओमान के बारे में हमने 2-3 चीज़ें लिखनी है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जनाब ओमान से हमने गवातर 1958 में खरीदा था। 1958 में $30 लाख का खरीदा था, ठीक है। और उस वक्त वजीर आज़म कौन थे? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून थे। कौन थे बोला? फिरोज खान नून। अच्छा याद रखिएगा, फिरोज खान नून जो है अपनी वाइफ के साथ जाता है, जो हम क्या कहते हैं उसको, बेगम अव्वल क्या कहते हैं अपना, उसके साथ जाता है और वहीं पे रहता है 2-3 दिन, जब तक वो साइन नहीं करते ना वहीं बैठे रहते, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप कुछ लिखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जनाब, यूएई के बारे में।
यूएई जो है इसको हम क्या कहते हैं बोला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा बाकी जो चीज़ें ना मैं नक्शे के अंदर समझा दिए भाई, ओमान का किसके साथ क्या ताल्लुक चल रहा है वो सारी चीज़ बता दी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जनाब सूबे हैं 4, तो यूएई की स्टेट्स होती हैं, यानी वहाँ पे स्टेट्स को प्रोविंस स्टेट्स हैं उसको प्रोविंस कहते हैं। स्टेट्स कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। यार ये जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर जी आपकी क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही। भाई आपका नेट कमज़ोर है फिर, ठीक है। हाँ जी, बाकी को नज़र आ रहा है? आपको भी ना? अच्छा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरे पास नेट भी पूरा है, सब कुछ पूरा है। अच्छा चलें 2 मिनट वेट करें, क्योंकि हम थ्योरी लिख रहे हैं ना, मैं कहा से लिख रहा हूँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आपका ठीक हो जाता है। वैसे आप सुनते जाएं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टोटल जो स्टेट्स हैं वो 7 हैं। स्टेट को जैसे पाकिस्तान में हम सूबे कहते हैं, वो अपने सूबों को स्टेट कहते हैं। इन 7 स्टेट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में आती रहती हैं। इनको याद कैसे रखना है? RAUF, राउफ, SAD साहब। आप एक कज़न है जनाब, जो दोस्त है वो रऊफ सैड है जनाब, मतलब रऊफ जो है बड़ा गमगीन रहता है। ये इसका कोड है, इसका ये कोड भी है, इसका कोड फुरदास भी है, FUR फुरसाद या फुरदास भी है। दो मतलब याद रखना। बल्कि मेरे समझने के मुताबिक ये वाला कोड बहुत आसान है कि रऊफ सैड, बस खत्म। अच्छा जी, रऊफ से क्या बनेगा? R से बनता है जनाब रैसुल खैमा, रैसुल खैमा। ए से बनता है जनाब अजमान। यू से बनता है जनाब उम्मुल कवैन, उम्मुल कवैन। एफ से बनता है जनाब फजीरा। एस से बनेगा जनाब शारजा। ए से बनेगा अबू जैबी। डी से क्या बनेगा? दुबई। क्या बनेगा? दुबई। तो ये जनाब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अब तक वही सबसे बड़ी है। 828 मीटर है, 120 मतलब मंजिलें हैं उसके अंदर। द हाईएस्ट जी हाईएस्ट बिल्डिंग इन दुबई। दुबई के अंदर ये बिल्डिंग है, और इसका जो नाम है वो क्या है बोला? बुर्ज खलीफा, ठीक है। 828 मीटर हाइट है। वो सऊदी अरब में बन रही है, 100 कुछ है, वो से भी बड़ी है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसको भी छोड़ें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आप थोड़ा सा इसके ऊपर हेडिंग डालें जनाब शेख जैद के बारे में। शेख जैद, शेख जैद जो है ना, ये जनाब यूएई का एक शेख था। और ये बंदा जो है, याद रखिएगा, ये जो हम तिलवर नहीं कहते, तिलवर का शिकार खेलने के लिए फलाना शहजादा आ गया, फलां फलां, अक्सर आपने सुना होगा। तो ये भी खेलने आते थे। ये ज़्यादातर जो शिकार होते ये रहीम यार खां या मैदानी इलाकों में होता है। तो शेख जैद यहाँ पे आया तो उसने देखा जनाब यहाँ तो जनाब रहीम यार का तो बंजर का इलाका है। उसने वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनवा दिया, यूनिवर्सिटी भी बना दी, वहाँ पे मज़े करा दिए लोगों ने, ठीक है। तो शेख जैद उसने एक हॉस्पिटल भी बनवाया यहाँ पे। तो याद रखिएगा, शेख जैद के नाम से लाहौर में हॉस्पिटल है, शेख जैद हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कहाँ पे है बोला? लाहौर। अच्छा जी, शेख
नहीं, हम अपना मुल्क क्यों भेजें? देखें ना, हम जब भेज देते तो हमारी हुकूमत ही वहाँ पे ना होती। अच्छा जी, शेख ज़ैद मेडिकल एंड हॉस्पिटल, ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जनाब, और ये कहाँ पे है भला? ये है रहीम यार खान, RYK का मतलब होता है रहीम यार खान। ठीक हो गया? इसके बाद जी जी, अच्छा इसके बाद शेख, ये मैंने लिख दिया शेख ज़ैद मेडिकल एंड हॉस्पिटल, शेख ज़ैद एयरपोर्ट, ये भी रहीम यार खान में है क्या? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा माल बनाया हुआ है, उसको छोड़ दें, वो पेपर में नहीं आता। अच्छा जी, इसके बाद जनाब शेख ज़ैद की, यार वो उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है ना, मतलब है शेख ज़ैद की वफात 2004 में, कब हुई बोला? 2004 में। इसको मस्जिद, एक मस्जिद है जनाब, उसका नाम है अबू ज़ैबी मस्जिद, इसको शेख ज़ैद मस्जिद, शेख ज़ैद मस्जिद अबू ज़ैबी में दफन किया गया। कहाँ दफन किया गया? अबू ज़ैबी में। अच्छा जी, तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड, तो वो जनाब क्या है बोला? शेख आई थिंक शेख मेडल है, क्या नाम है? अल ज़ैद मेडल, अल ज़ैद मेडल, यानी इनका सिविल अवार्ड जो है ना हाईएस्ट, वो अल ज़ैद मेडल है। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ लिखी है इसमें, क्या चीज़ रह गई है बोला? हाँ, रिहाना, रिहाना के बारे में लिखें, RIHAN। रिहाना जो है ना एक सिंगर है, किसकी है बोला? बारबाडोस की, बारबाडोस एक मुल्क है, उसकी ये सिंगर है। ये 2013 में आती है, कब आती है? 2013 में दुबई में आई, दुबई में आती है, और इसने इस मस्जिद का विजिट किया, इस मस्जिद का इसने विजिट किया। ठीक है? तो जनाब ये जनाब बड़ा इसके बारे में सवाल था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मज़ीद थ्योरी। तो जी जनाब, समझ आ गई नहीं? एनीवन? हाँ, वही वाली जानती हैं आप उसको? बारबाडोस कहाँ पे है? बारबाडोस जो है ना उसी में आती है ना।